चीन की सिर्फ 45 मिनट की देरी और नेपाल में मच गई तबाही। क्या अगर ये 45 मिनट पहले चेतावनी मिल जाती तो सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती थी? क्या तिब्बत में आई तबाही की भनक चीन को पहले लग चुकी थी? अगर लगी थी तो नेपाल को समय रहते अलर्ट क्यों नहीं किया गया? और अगर चीन को भी पता नहीं चला तो फिर टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को चुनौती देने वाला ड्रैगन हिमालय की इस तबाही को पकड़ क्यों नहीं पाया? नेपाल के भोटेकोशी नदी में ऐसा सैलाब आया कि सड़कें, पुल, घर और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पानी और मलबे में समा गया। लेकिन अब इस तबाही के साथ एक और सवाल बह रहा है। क्या नेपाल की बर्बादी सिर्फ कुदरत का कहर थी या इसके पीछे सीमा पार की लापरवाही का कोई कनेक्शन है? नवभारत टाइम्स पर राम की रिपोर्ट में आपको बताएंगे चीन पर उठ रहे वो 5 बड़े सवाल जिनके जवाब इस पूरी तबाही की असली कहानी खोल सकते हैं। यह भीषण सैलाब देखकर आपके होश जरूर उड़ गए होंगे। नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी अचानक उफान पर आ गई। खास बात यह थी कि स्थानीय इलाके में ऐसी भारी बारिश नहीं हुई थी जिससे इतनी बड़ी बाढ़ का उम्मीद किया जाता। नेपाल की शुरुआती तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक सुबह गुरुवार 9:05 के आसपास अधिकारियों को सूचना मिली कि तिब्बत की तरफ से बाढ़ का तेज बहाव भोटेकोशी में प्रवेश कर चुका है। इसके बाद पानी भोटेकोशी से त्रिशूली और फिर नीचे की तरफ बढ़ता चला गया। और यही बात इस पूरी कहानी को सामान्य बाढ़ से अलग बनाती है। बारिश नहीं, लेकिन नदी में पानी का तेज बहाव। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। किनारे के इलाके बहने लगे, पुल टूटे, सड़कें गायब हुईं और कई लोग लापता हो गए। नेपाल में मौतों और लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि चीन के तिब्बती हिस्से में भी भारी नुकसान की खबरें हैं। अब पहला सवाल, आखिर पानी आया कहां से? शुरुआती वैज्ञानिक आकलन में हिमनदी यानी कि ग्लेशियर के बर्फ और चट्टान के बड़े हिस्से के ढहने से पैदा हुए मलबे और पानी के अचानक बहाव की संभावनाएं सामने आई हैं। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में भूकंपीय गतिविधि की भी बातें कही जा रही हैं, लेकिन बाद की रिपोर्ट्स में ग्लेशियर ढहने को प्रमुख संभावित ट्रिगर बताया गया है। यानी ये कोई साधारण बारिश वाली बाढ़ नहीं थी। ये पहाड़ के ऊपर पैदा हुई ऐसी घटना थी जिसने नीचे नदी को कुछ ही समय में मौत की धारा में तब्दील कर दिया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर ये घटना ऊपरी हिमालय में हुई थी तो उसका पता पहले क्यों नहीं चल पाया? क्या चीन को पहले जानकारी मिल गई थी? और यही वो सवाल है जिसे सबसे ज्यादा हलचल इस समय मची हुई है। कुछ नेपाली रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तिब्बत के केरुंग क्षेत्र में बाढ़ पहले ही आ चुकी थी और नेपाल को इसकी जानकारी करीब 45 मिनट के बाद मिली। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन के पास ऊपर हुई घटना की जानकारी पहले थी और क्या उसे नेपाल तक तुरंत नहीं पहुंचाया गया? सोचिए, सीमा से कुछ ही दूरी पर तबाही शुरू हो जाए और नीचे रहने वाले लोगों को जानकारी तब मिले जब पानी उनकी तरफ बढ़ चुका हो। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम आखिर किस काम का? लेकिन यहां पर कहानी का दूसरा पक्ष भी है। चीन ने इस आरोप को साफ तौर पर खारिज किया है। चीनी दूतावास ने कहा है कि चीन ने चेतावनी नहीं दी, इसलिए नेपाल में जाने गई। यह दावा गलत और भ्रामक हो सकता है। जांचें हैं, इस पे कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब चीन का इसको लेकर कहना है कि घटना का क्रम नेपाल की तरफ से भूस्खलन और घटना से जुड़ा हुआ था और जियोलॉजिकल डिजास्टर डैम टूटने का दावा भी गलत बताया जा रहा है। यानी 45 मिनट की देरी का सवाल गंभीर जरूर है, लेकिन अभी ये साबित तथ्य नहीं है कि चीन ने जानबूझकर चेतावनी रोक कर रखी थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पेच है। क्या चीन के हिस्से में बना कोई जियोलॉजिकल डिजास्टर डैम टूटा? नेपाल में ऐसी आशंका भी जताई गई कि चीनी हिस्से में बना कोई जियोलॉजिकल डिजास्टर डैम या प्राकृतिक अवरोधक टूटने से अचानक पानी का सैलाब आया होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो पानी और मलबे का दबाव अचानक नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन चीन ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज किया है। चीन का कहना है कि इस तरह के दावे फेक न्यूज हैं और बाढ़ का कारण नेपाली हिस्से में हुई घटना थी। इसलिए इस सवाल का जवाब अभी जांच से ही निकलेगा। लेकिन सवाल फिर भी रहेगा, अगर कोई प्राकृतिक बैरियर या मलबा बांध बना हुआ था तो क्या उसकी सैटेलाइट मॉनिटरिंग की जा रही थी? क्या उसका वाटर लेवल देखा गया? क्या नेपाल के निचले इलाके को ऑटोमेटिक अलर्ट मिलना चाहिए था?
यानी असली मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि बांध टूटा या नहीं, असली मुद्दा है क्या ऐसी संभावित घटना को पहले से डिटेक्ट करने का सिस्टम मौजूद था? क्या चीन ने भोटेकोशी के प्राकृतिक बहाव को बदल दिया? अब आते हैं उस सवाल पर जो सीधे चीन के इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडल से जुड़ता है। तिब्बत और सीमा से जुड़ी हिमालयी इलाकों में जो है सड़कें, पुल, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, अवरोधक दीवारें और दूसरी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रही हैं। ऐसे संवेदनशील पहाड़ी इलाके में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या इंसानी निर्माण ने कहीं पानी और मलबे के प्राकृतिक रास्ते को प्रभावित किया? नेपाल ने पहले भी भोटेकोशी क्षेत्र में निर्माण की गतिविधियों को लेकर चिंता जताई थी। अब बाढ़ के बाद फिर से वही सवाल सामने है, लेकिन यहां भी एक लाइन बेहद साफ रखनी होगी। अभी ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह पता चलती हो कि जो है चीन की सुरक्षा दीवार या निर्माण परियोजनाओं ने जो है इस बाढ़ के खतरे को पैदा किया था। हाँ, वैज्ञानिक जांच ये जरूर देख सकती है कि नदी के किनारे बनी संरचनाओं, सड़क की कटाई, रिटेनिंग वॉल्स और दूसरी निर्माण कार्य ने जो है बाढ़ के बहाव या फिर मलबे के बहाव पर कितना असर डाला होगा, क्योंकि हिमालय में पानी को जो है रास्ता चाहिए और अगर इंसान उस रास्ते को बदलता है तो कुदरत कभी कभी अपना रास्ता खुद बनाती है। क्या तिब्बत का तेज इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल आपदा का जोखिम बढ़ा रहा है? अब तस्वीर और बड़ी है। तिब्बत में पिछले वर्षों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, सड़कें, पुल, बिजली, बॉर्डर कनेक्टिविटी और रणनीतिक निर्माण। लेकिन यही इलाका ग्लेशियर टूटने, लैंडस्लाइड और भूकंपीय गतिविधि के लिहाज से बेहद संवेदनशील भी है। तो सवाल यह है, क्या विकास की रफ्तार हिमालय की प्राकृतिक क्षमता से आगे निकल रही है? क्योंकि इस बार एक दिलचस्प बात सामने आई है। तबाही सिर्फ नेपाल में नहीं हुई, चीन का अपना जेरोंग क्षेत्र और वहां का बुनियादी ढांचा भी प्रभावित हुआ है। यानी प्रकृति ने यह साफ कर दिया कि हिमालय में खड़े किए गए बड़े बड़े ढांचे भी उसके सामने हमेशा सुरक्षित नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि सिर्फ चीन पर उंगली उठाने के बजाय इस सवाल की भी जांच जरूरी है कि क्या पूरे हिमालय इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाया जा रहा है या फिर नहीं। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आने वाले जल आपदा का ट्रेलर है? यही सवाल सबसे ज्यादा डराता है। भोटेकोशी का पानी आगे त्रिशूली और फिर नारायणी यानी गंडक नदी प्रणाली से जुड़ता है। इसका मतलब यह है कि हिमालय के ऊपरी हिस्से में होने वाली ऐसी घटना का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रह सकता। नीचे भारत के बिहार और दूसरे इलाकों तक भी इसका असर पहुंच सकता है। भारत सरकार ने भी नेपाल की बाढ़ के बाद जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर स्थिति पर नजर रखने को कहा है। अब सोचिए, अगर आज एक ग्लेशियर टूटने से नदी तबाही में तब्दील हो गई तो कल किसी दूसरी जगह अगर ऐसा हुआ और अगर ग्लेशियर के नीचे पानी जमा हुआ तो अचानक लेक ब्रस्ट हो सकता है कि नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। अगर लैंडस्लाइड ने नदी को रोक दिया और कुछ घंटे बाद पूरा पानी एक साथ टूट पड़ा और अगर उस वक्त भी मॉनिटरिंग सिस्टम फेल हो गया तो कितने मिनट लगेंगे लोगों को बचाने के लिए? 45 मिनट, 20 मिनट या सिर्फ 5 मिनट? यही वजह है कि इस बाढ़ को सिर्फ नेपाल की त्रासदी मानकर भूल जाना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हिमालय सिर्फ नेपाल और चीन के बीच की सीमा नहीं है। यही हिमालय जो है भारत के लिए भी जीवन रेखा है। यहां की नदियां नीचे मैदानों में करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हैं और इसलिए अब सवाल चीन से भी है, नेपाल से भी है और पूरे हिमालयन डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम से भी है। अगर चीन के पास ऊपर की घटनाओं को डिटेक्ट करने की क्षमता है तो क्या रियल टाइम डाटा नेपाल के साथ तुरंत शेयर नहीं होना चाहिए था? अगर चीन के पास ऐसी जानकारी नहीं थी तो फिर हिमालयी इलाके में मॉनिटरिंग सिस्टम कितना मजबूत है? और अगर जानकारी थी तो उसे नीचे तक पहुंचाने में इतनी देरी हुई क्यों? इसी सवाल को देखते हुए एक अहम घटना और घटनाक्रम सामने आया है। नेपाल और चीन ने अब मौसम संबंधी जानकारी की अदला बदली को लेकर व्यवस्था मजबूत करने पर सहमति जताई है। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक चीन की तरफ से भविष्य में उत्तरी क्षेत्र से जुड़े किसी मौसम संबंधी जोखिम या प्रभाव की जानकारी तत्काल साझा की जाएगी। यानी एक बात तो साफ है, इस त्रासदी ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को जरूर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन नेपाल की इस बाढ़ को पूरी तरीके से रोक सकता है या रोक सकता था? शायद नहीं, क्योंकि अगर एवलांच जैसी प्राकृतिक घटना हुई तो उसे रोकना इंसान के बस की बात नहीं होती। क्या चीन नुकसान कम कर सकता था? हाँ, यह संभव है, लेकिन इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि घटना का सही मूल क्या था, चीन के पास जानकारी कब पहुंची
और दोनों देशों के बीच वार्निंग मैकेनिज्म ने वास्तव में कब और कैसे काम किया? क्या 45 मिनट की देरी ने नेपाल को डुबो दिया? यह अभी साबित नहीं हुआ है। क्या चीन ने समय पर चेतावनी नहीं दी? चीन इससे इनकार कर रहा है। क्या उस इलाके में ताबड़तोड़ चीनी निर्माण ने ऐसी विनाशकारी बाढ़ पैदा की? अभी इसका निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन क्या इस त्रासदी ने चीन नेपाल के बीच रियल टाइम डिजास्टर इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर दिया है? बिल्कुल। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि शायद असली कहानी यह नहीं है चीन ने नेपाल को डुबो दिया या नहीं। असली कहानी यह है कि जब अगली बार हिमालय में बर्फ का पहाड़ टूटेगा, जब अगली बार नदी अचानक मौत की रफ्तार से दौड़ेगी, तब नेपाल को कितनी देर पहले पता चलेगा। क्योंकि कुदरत कब हमला करेगी इसे रोकना मुश्किल है, लेकिन कुदरत के हमले की पहली आहट सुनकर इंसानों को चेतावनी देना, यह जिम्मेदारी जरूर तय की जा सकती है। और अगर अगली तबाही से पहले यह सिस्टम मजबूत नहीं हुआ तो सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं होगा, अगली बार सवाल पूरे हिमालय का होगा। तो यहां पर इस तबाही ने कम से कम दोनों देशों के सामने जो है कुछ जीवंत प्रश्न जरूर खड़े कर दिए हैं। ये वही दो देश हैं जो एक दूसरे को परम मित्र मानते हैं। पिछली रिजीम्स जो रही हैं, पिछली सरकारें जो रही हैं, उनका झुकाव जो है चीन की तरफ किस तरह से रहा है वो आप सब जानते हैं। लेकिन क्या वही चीन जो है नेपाल से मित्रता निभा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ऐसा वाकई होता, अगर वाकई दोनों देशों में इतना समन्वय होता, इतना कोऑर्डिनेशन होता, तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी भयावहता नहीं होती, शायद इतने जो है लोग मारे नहीं जाते, समय रहते अलर्ट हो जाता। और 45 मिनट लगा है जब ये डिजास्टर रेज हुआ है, उसके बाद नेपाल तक उसको पहुंचने में कमोबेश जिस तरह के दावे नेपाल की तरफ से किए जा रहे हैं, तकरीबन 45 मिनट का समय इसके आसपास लगा होगा। लेकिन ये 45 मिनट जो है बहुत सारे लोगों की जीवन की जो है रक्षा कर सकते थे। ये बड़ा सवाल है और भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि अगर ये डिजास्टर हिमालयन रेंजेस में हो रहे हैं तो इसकी जद में जो है हिंदुस्तान भी आता है। जो सरहदी इलाके हैं भारत के, वो भी इसकी चपेट में आने की संभावनाओं में भविष्य में रहेंगे। तो भारत को भी सचेत रहना होगा। जो अलार्मिंग मशीन्स हैं, जो अलर्ट करने वाला मैकेनिज्म है, उसको पुख्ता रखना होगा। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? किसकी चूक हुई होगी? क्या गलती हुई होगी? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।